जब कल जो क्वेश्चन सीडीएफ का था डिफरेंशिएशन का, वहाँ पर एक्चुअली मैंने शायद मिस्टेक किया था, वो मैंने फास्टली शो नहीं किया था। वहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी में जीरो होता है, ठीक है, तो वो वन आ रहा था शायद ना, किसी ने ग्रुप में बाद में सेंड किया था। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्चुअली में वो उस क्वेश्चन में देखते हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होगा। एक बार तुम लोग उसको चेक कर लेना कौन सी प्रॉपर्टी से फॉलो नहीं कर रहे। अगर वो प्लस इन्फिनिटी पे वन दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी वन दे रहा है, माइनस जीरो दे रहा है, तो ठीक है, दो प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन राइट कंटिन्यूटी चेक कर लेना और एक बार नॉन डिक्रीजिंग चेक कर लेना। अगर दोनों कर रहा है तो वो भी सीडीएफ हो जाएगा। फास्ट फास्ट मैंने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया होगा, लेकिन वो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो बाउंडेड फंक्शन है। तो बाउंडेड फंक्शन है, जब इन्फिनिटी जाएगा तो माइनस वन से वन ही वैल्यू लेगा, और वो बाउंडेड फंक्शन है, इन्फिनिटी उसको जीरो कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। पेपर तो आज ये इस पेपर को ओपन कर लेना सब लोग, जो मैंने भेजा है ना पेपर, यही पेपर कर रहे थे ना हम लोग। हम्म, पेज नंबर है ना 76, 76 पेज नंबर में, और क्वेश्चन आईडी है 4107, 4107, 76 पेज नंबर है। एंड क्वेश्चन आईडी 4107, 4107। ओके, क्वेश्चन नंबर है 107। दिस इज क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि इफ एक्स फॉलोड यूनिफॉर्म माइनस वन कमा वन, डिफाइन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन बोला है दे आर इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड। तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉरी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y is a function of x, so x and y are not independent. Okay, because y is a function of x, मीन्स अगर x की वैल्यू हमें पता है तो y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो x and y are not independent, x and y are not independent। अब कोरिलेशन चेक कर लो।
देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा ट्रिकी बनाया होगा, कोरिलेशन 0 आ रहा है तो अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोवेरिएंस 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट चेक करना है ना, अनकोरिलेटेड चेक करना है ना, तो अगर कोवेरिएंस 0 है तो इसका मीन्स नहीं होता कि अगर कोवेरिएंस एक्स वाई 0 है तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। दिस नेवर मीन्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ये ओनली नॉर्मल के केस में होता है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हो जाता, ठीक है ना। नॉर्मल के केस में एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट है या कोवेरिएंस 0 आ रहा तो हम बोल देंगे एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है। अब इसमें कोवेरिएंस चेक करो क्या आ रहा, कोवेरिएंस कोवेरिएंस ऑफ x comma y means x square, so this is equal to expectation of सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। oh, सॉरी मैंने देखा नहीं, अब हो रही होगी मेरे हिसाब से। अब शेयर हो रही होगी, दिख रहा होगा स्क्रीन। हाँ अब ठीक है। देखो प्रॉब्लम 107, वो प्रॉब्लम नंबर 107 है और पेज नंबर 76 है और क्वेश्चन आईडी 4107 है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि यक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म -1 और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन गिवन है और उसने 4 ऑप्शन दिया, बोला यक्स इज मतलब मींस बोला है दे आर इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड, फिर दिया दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड, फिर दिया होगा दे आर इंडिपेंडेंट नॉट अनकोरिलेटेड, फिर दिया होगा दे आर अनकोरिलेटेड दे आर इंडिपेंडेंट एंड कोरिलेटेड। ये ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें चेक करना, देखो तो पहले ये इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मुझे x मालूम है तो मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो ये y एंड x आर नॉट इंडिपेंडेंट। एक तरह से अगर तुम जाओ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये क्या है, अगर x की वैल्यू नोन है तो y की वैल्यू तो मुझे पता चली, तो x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट ये तो पता चल गया। लेकिन यहाँ पर गलत मत जाना, कोवेरिएंस अगर 0 आ रहा है तो मीन्स ये नहीं हो सकता कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। कोवेरिएंस अगर 0 है तो इसका मीन्स कभी ये नहीं होता कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट गिवन है तो कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट गिवन है तो कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मल की फैमिली होती है, नॉर्मल का केस होता है तो बहुत कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट मीन्स कोवेरिएंस एक्स कामा वाई इक्वल टू 0। इफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 दिस नेवर मीन्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब इसका कोवेरिएंस निकाल लो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करो तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। अब तुम्हें पता चल रहा है कि x दिया क्या है, x फॉलोज यूनिफॉर्म -1 कामा 1, और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक है ना। ये यूनिफॉर्म -1 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। ये इसका मीन क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, मतलब ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, यहाँ ये -1 लेगा, यहाँ ये 1 लेगा, तो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा ना, कुछ ऐसा। यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। ये अगर ये दो वेरिएबल में बात करते हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक्स और वाई का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, दो में एक्स और वाई में दोनों का करूँ। अगर सिंगल का करूंगा तो वाई 0 के बाद सिमेट्रिक जाएगा, एक सिंपल सी लाइन बनेगी, वाई इक्वल टू एक्स, -1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 0 के बाद सिमेट्रिक होगा। तो इसके सारे ऑड ऑर्डर मोमेंट 0 होंगे। तुम चाहो तो निकाल भी लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब भी 0 होगा। अगर इसको निकालना है तो लिखो इंटीग्रेशन -1 to 1 and x cube 1/2 dx and x cube है और फंक्शन, सो दिस इज इंटीग्रेशन गो टू 0 एंड एक्सपेक्टेशन x भी 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये कुछ भी हो, व्हाट योर दिस, ये 0 हो जाएगा। तो कोवेरिएंस तो 0 आ गया, कोवेरिएंस 0 आ गया। दिस नेवर मींस x एंड y आर इंडिपेंडेंट बिकॉज़ y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x और y इंडिपेंडेंट नहीं होंगे बट को अनकोरिलेटेड होंगे। तो पहला ऑप्शन इसका ट्रू है, x एंड सॉरी पहला ऑप्शन फॉल्स है, दूसरा ऑप्शन फॉल्स है, तीसरा ऑप्शन फॉल्स है, चौथा सही।
x and y are not independent but uncorrelated. तो इसमें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, एक्स दे आर इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड, पहला तो इंडिपेंडेंट नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट बट कोरिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन कोरिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट कोरिलेटेड, दे आर नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर कोरिलेटेड। ये कैसे ऑप्शन, दे आर नाइदर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो नहीं पर नॉर कोरिलेटेड, अच्छा नॉर कोरिलेटेड मतलब कोरिलेटेड भी नहीं है, सही है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है और कोरिलेटेड भी नहीं है, मतलब अनकोरिलेटेड है, ठीक है। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड अनकोरिलेटेड, ठीक है। इनका कोरिलेशन जीरो है, मतलब कोरिलेटेड नहीं, अनकोरिलेटेड। अनकोरिलेटेड को मैं नॉर कोरिलेटेड भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, नाइदर इंडिपेंडेंट है नॉट, ठीक है। अब आते हैं इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन, जिसके जस्ट नीचे क्वेश्चन क्या गिवन है, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन है 4108 आईडी क्वेश्चन की। बोला एक्स एंड वाई बी इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई, एक्स क्या फॉलो कर रहा है विथ पैरामीटर टू पॉइसन 2 को, ठीक है, पॉइसन 2, एंड वाई फॉलो कर रहा है पॉइसन 3, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर उसने बोला कि हाँ, अब एक चीज बताओ, अगर ये दोनों पॉइसन फॉलो करते हैं तो क्या होता है, एक्स गिवन एक्स प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, So binomial 2, 2/5. अगर यहाँ n है तो ये फॉलो करता है बाइनोमियल n कामा, देखो थ्योरम यहाँ समझ लो, आगे मैं थ्योरम लिख देता हूँ। अगर x फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन लिम्डा 1 को, x फॉलो कर रहा है पॉइसन लिम्डा 1 को, एंड y फॉलो कर रहा है पॉइसन लिम्डा 2 को, और ये बहुत इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो तुम्हारा x गिवन x प्लस वाई इक्वल टू n, ये फॉलो करेगा तुम्हारा बाइनोमियल n कामा, ऊपर x है ना तो ऊपर लेमडा 1 आएगा, लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। अगर यहाँ y होता तो यहाँ लेमडा 2 आ जाता बस, ठीक है। यहाँ y गिवन x प्लस वाई कहता तो यहाँ लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या करा, वेरिएंस ऑफ x गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये क्या फॉलो करेगा, मतलब x गिवन x प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा बाइनोमियल 2 कामा 2/5, बिकॉज पॉइसन 2 है ये और y पॉइसन 3 है, तो 2/5। तो वेरिएंस क्या होगा, ये बाइनोमियल का वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। तो वेरिएंस इक्वल टू 2 इंटू 2/5 इंटू 3/5, तो 4 3 जा 12, 12/25 ये गिवन है, 12/25। तो ये फर्स्ट ट्रू हो गया 12/25। अब सेकेंड पे, और सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 प्लस एक्स गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 98/5। तो अभी मैंने बोला ना कि x गिवन x प्लस वाई फॉलो कर रहा है 2, ये फॉलो कर रहा है क्या, बाइनोमियल 2 कामा 2/5। अब हमको ये मान लो कोई जी ऑफ एक्स है, फंक्शन आए, तो ये बतलाओ मुझे कि अगर ये मतलब पूरा फंक्शन है, जैसे जैसे मतलब ये x, अब मतलब जैसे ये मान लो कि y है, ठीक है, ये y है, ठीक है, ये y मतलब y नहीं, इसको z कहो, इसको z कहो, ठीक है। अब ये बतलाओ, मैं ऐसा अगर क्वेश्चन बोल दूं एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ z, तो ये तुम तुरंत फाइंड कर लोगे। g ऑफ z समथिंग फंक्शन है z का, मान लो मैं कह देता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/z प्लस 2 कर दूं ये। अगर z ये फॉलो कर रहा है तो तुम बता दोगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/z फाइंड कर लोगे, z फॉलो कर रहा है बाइनोमियल को, तो एक्सपेक्टेशन, तो ये भी वैसा ही कुछ लिखा है ना, ये भी वैसा ही लिखा है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 प्लस एक्स
ठीक है ना, इसका मतलब ये है। और एक्स गिवन मतलब ये एक्स गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये फॉलो कर रहा है 2, 2/5 को, बाइनोमियल 2, 2/5 को। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ यहाँ एक्स नहीं है, मतलब एक्स, ये मत समझना कि एक्स पॉइसन वाला एक्स है, यहाँ जो है ना ये वाला रैंडम वेरिएबल है। ठीक है ना, एक्चुअली में उसने उसका क्वेश्चन ये है, जो सेट करने वाला उसका क्वेश्चन ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, ये पूछा उसने इक्वल टू 2। तो जी ऑफ एक्स तुम्हारा उसने क्या किया, जी ऑफ एक्स को पुट कर दिया है वो 1 + x × 2, ये जी ऑफ एक्स को उसने पुट किया। अगर इसका तुम्हें एक्सपेक्टेशन निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, समेसन, क्या लिखोगे, समेसन जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, यही लिखोगे ना। और ये भी जो भी एक्स की रेंज होगी तुम्हारी, यही लिखोगे ना ये। अगर मुझे ये फाइंड करना हो, मान लो ये 2 मत दो इसको, 2 वैल्यू मत दो इसको, कुछ भी वैल्यू दे दो। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो क्या फाइंड, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे ही लिखोगे ना। इन जनरल अगर मैं बात करूं, एक्सपेक्टेशन जी ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई, अगर ये फाइंड करना है तो लिखेंगे क्या, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो समेशन लगाएंगे, अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम है तो इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो यहाँ जी ऑफ एक्स और एक्स एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई करेंगे। तो मैंने वही किया, हमें मालूम है कि एक्स गिवन एक्स प्लस वाई फॉलो करता है बाइनोमियल 2, 2/5 को। अब मुझको फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ समथिंग एक्स। तो इसका अगर मुझे निकालना है तो मैं ये लिखूंगा समेशन, इसको लिखूंगा मैं समेशन एक्स इक्वल टू 0 to 2 एंड 2/1 + x, एंड यहाँ पर लिखूंगा एफ ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई। और ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा गिवन है, ये है जो ये चीज ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ये है बाइनोमियल 2, 2/5। अब देखो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, देखो अब एक चीज और समझो, अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे मान लो तुमको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t+a, सॉरी 1/x+a, और यहाँ x किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, x किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मतलब x कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ मैं डी कर दे रहा हूँ, इन जनरल नोटेशन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसकी वैल्यू होती है, वो होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 t⁻a−1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी डी टी, पीजीएफ ऑफ एक्स एट टी। पीजीएफ मतलब समझ, पीजीएफ मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। पीजीएफ मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ k⁻x, मतलब मीन्स t⁻x भी तुम कह सकते हो, या s⁻x बोलते हैं इसे। ठीक है, और हम इसको नोटेशन देते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स, ये इसको बोलते हैं पीजीएफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ बाइनोमियल का केस था, यानी एक्स फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, बाइनोमियल मान लो n कामा p को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ बाइनोमियल का केस लेके चलेंगे। तो ये बाइनोमियल के लिए ये क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, 1/x+a, ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 0 to 1 t⁻a−1। एंड बाइनोमियल का पीजीएफ क्या होता है, बाइनोमियल का एमजीएफ जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या, देखो अब पीजीएफ और एमजीएफ में एक रिलेशन होता है कि ई के पावर टी को अगर हम एस पुट कर दें तो पीजीएफ आ जाता है। तो एक ही याद रखो, चाहे पीजीएफ याद रखो चाहे, लेकिन एमजीएफ याद रखो, इसलिए एमजीएफ बहुत यूज होता है, पीजीएफ कभी कभी यूज होता है। तो ये बाइनोमियल का एमजीएफ होता है। अब मैं ई टू पावर टी को यस पुट कर दूं तो ये पीजीएफ आ जाएगा, क्या पीजीएफ आएगा, क्यू प्लस पी टी टू पावर एन, ये पीजीएफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो पीजीएफ आ गया, ये क्या आ गया, क्यू प्लस पी टी टू पावर एन, ये पीजीएफ आ गया इंटू डी टी, ये इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये किसी भी के लिए, ये बाइनोमियल के लिए है, और ये फॉर जनरल के लिए, यहाँ डी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, एक्स किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, जिसका पीजीएफ एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पीजीएफ एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जर्नल है। ठीक है, ये जर्नल है और ये बाइनोमियल की निकाला। अब वहां पर हमको फाइंड क्या करना है, पीछे आओ, पीछे कह रहा है कि ये बाइनोमियल 2, 2/5 को फॉलो कर रहा है, और इसका हमको
इस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना। तो अब यहाँ लिख लो इजली, मान लो कि जेड एक है, जेड फॉलो कर रहा तुम्हारा बाइनोमियल बाइनोमियल 2,2/5 को, और तुमको फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 + जेड, ये फाइंड करना है। तो ये तुम डायरेक्ट लिखो 0 to 1 टी टू पावर ए इक्वल टू 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 कर देना बाद में। और यहाँ पर पी कितना है 2/5, तो क्यू कितना आ जाएगा 3/5, 3/5, ठीक है। और ये बताओ, और पी कितना है 2/5, तो ये 2/5 हो जाएगा। और क्यू कितना है मतलब e⁻t, और ये n कितना है 2 है, तो ये dt, तो ये तो 0 चला गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो 0 to 1, ये 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लो कितना 3 + 2 t⁻2 / 25, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ। पावर में 3 3 ऐड हो, मतलब 1 ऐड करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, तो ये 1/75 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड भी होगा इंटीग्रेशन में। और जब लिमिट पुट करोगे तो पहली लिमिट आएगी 1 पे लिमिट आएगी 5 स्क्वायर यानी कि 25, और दूसरी लिमिट 0 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर 9, तो 9 में 25 में 9 जाएगा 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8/75 आएगा ना, यही आएगा ना 8/75। अभी 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने बाहर, 2 का मल्टीप्लाई इसको बाहर ले लो ना, कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 से, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आया कितना 16/75। ये ओवरऑल कितना आया, कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, 16/75 आया, ये आंसर हो गया, ठीक। अब इसने बोला है 98/3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं 98/3, ठीक है। ये फार्मूला है, ये जर्नल याद रखना, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रोबेबिलिटी x² इज इक्वल टू 0 गिवन x + y इक्वल टू। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखो, x तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है, क्योंकि x अगर पॉइसन बिलोंग कर रहा है। इसका आंसर CSI नेट ने रॉन्ग निकाला है, ठीक है ना, इसमें मतलब रॉन्ग क्या, मतलब अपना लॉजिक मैं दे रहा हूँ, बाकी अगर तुम लोगों को लॉजिक गलत लगे तो वो करना कि सर आप गलत कर रहे हैं। देखो x अगर बिलोंग कर रहा है 0 से, मतलब पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल ना, पॉइसन एक पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि x की सपोर्ट जो होता है वो होता है 0 1 सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहाँ x² इक्वल टू 0 मीन्स यही ना हुआ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन x + y इक्वल टू 2, इसका मीनिंग यही हुआ ना। अगर x एक पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है तो x² की वैल्यू x² 0 है, तो कब 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 ही होगा, तभी पॉसिबल है ना, अगर पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है। तो अब x गिवन x + y क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल 2,2/5। तो ये मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी 0 पर कब होगी, ये प्रोबेबिलिटी मतलब z इक्वल टू 0 मान लो, ये z कर लो, तो z इक्वल टू 0 में क्या आएगी वैल्यू, आएगी तुम्हारी 2/5, और यहाँ 1 माइनस करो, q के पावर 2 होता है एक्चुअली में, q पावर n, तो ये हो जाएगा क्या 3² डिवाइड बाई 25, मतलब 9/5 आएगा, 9/25 आएगा, ये 9/25 आएगा। उसने क्या लिखा है, उसने लिखा e⁻² प्लस 9/25 1 - e⁻², ये कहाँ से हो सकता है, मतलब उसने एक तरह से इसको पॉइसन भी मान लिया कि, मतलब पॉइसन के केस में यक्स तुम्हारा 0 वैल्यू ओनली तब ले सकता है जब वो खुद 0 हो, और बाकी कभी वैल्यू पॉसिबल नहीं। उसने क्या किया है ना कि उसने इसको निगेटिव रैंडम वेरिएबल मान लिया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, बाइनोमियल तो कभी हो ही नहीं सकता। x गिवन y इक्वल टू क्या कह रहा है 3, तो ये बताओ मुझे x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहो या सीडीएफ पीडीएफ लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, एफ एक्स गिवन वाई, ये करोगे, इसका मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये आएगा, डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई करोगे। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनका मार्जिनल प्रोडक्ट में चला जाएगा कि नहीं, ज्वाइंट इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा।
तो ये तो एफ ऑफ एक्स ही है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, एक्स का वाई पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट, ये कैंसिल हो, ये एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। तो ये क्या फॉलो कर जाएगा, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा पॉइसन, पॉइसन टू ही फॉलो करेगा ये। और उसने बोला बाइनोमियल 3, 2। पहले बात तो बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, जीरो जीरो और 1 के बीच होती है। तो 3, 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, उसने तो ये तो पागल क्वेश्चन ही सेट करने वाला, इसमें थोड़ा दिमाग लगाता। 3, 2 तो कभी पॉसिबल ही नहीं, टू कभी पॉसिबल ही नहीं प्रोबेबिलिटी कभी, नॉट पॉसिबल। तो ये तो अगर तुम लोग सॉल्व भी ना करते तो हो जाता भाई। बाइनोमियल केस में टू का भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पी जो बिलोंग करता है कहाँ से, 0 से 1 के बीच में रहता है। तो ये तो ऑब्वियस सा गलत है क्वेश्चन, मतलब आपसे। बाइनोमियल 3, 2 कहाँ से हो जाएगा, बाइनोमियल 3, 1/2 कहता है, तो एक बार ये चांस है कि हो सकता है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन तुम इसको सॉल्व इलिमिनेट करना चाहो जैसे ऑप्शन को, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो इलिमिनेट ही है, क्योंकि ये यहाँ टू तो हो ही नहीं सकता बाइनोमियल केस में। तो इससे समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में एक्चुअली वो इतना भी कोई एग्जाम मतलब प्रोफेसर या सेट करने वाला इतना ही पागल नहीं होगा कि बाइनोमियल को 2 लिखेगा। ये पता चल रहा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर वाला भी टाइपिंग मिस्टेक है, लास्ट वाला भी टाइपिंग में कुछ इरर दिया है CSIR। क्योंकि यहाँ प्रोफेसर कितना भी होगा कोई 2 नहीं लिखेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी को 2 नहीं लिख सकता वो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इलिमिनेट कर देंगे ना बच्चे की, ये तो पॉसिबल ही नहीं बाइनोमियल में। यहाँ 2 नहीं लिख सकता, कभी 1/2 लिखेगा वो, इसलिए तीसरे में भी कुछ इरर है। ठीक है, तीसरा इरर मतलब ऑप्शन उसने ट्रू किया है, लेकिन ये ट्रू क्यों नहीं है, तुम लोग अगर अब जिसने सॉल्व किया हो पेपर, अब वो बोले कि मेरा आया है, कैसे आया है, तो बताओ, एक्सप्लेन करो, कोई अगर सॉल्व किया है इस थर्ड ऑप्शन को, किसी ने थर्ड ऑप्शन को ट्राई लिया हो, अगर उसका आया हो तो अपना वो करे कि मेरा सर आ रहा था, मैंने ऐसे अप्रोच दिया है, तो अप्रोच देखें उसको। किसी ने सॉल्व किया पेपर, बताओ भाई। किसी ने पेपर सॉल्व किया हो, अपना अप्रोच देना चाहे कि ये ऑप्शन क्यों ट्रू CSIR ने किया, तो दे सकता है, या कल आना अपना पेपर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर अप्रोच देना। ठीक है, नहीं आगे आते हैं, आगे के क्वेश्चन को बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स आई, ओके, क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे है, 109 क्वेश्चन है और आईडी है इसकी 4109। कह रहा है एक्स आई जो है, और आई तुम्हारा 1 से ग्रेटर लेस और इक्वल टू 2 है। बी आई आई डी, ये आई आई डी है, सीक्वेंस आई आई डी है, आई आई डी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल म्यू कामा 1, ओके 1 है ना, हाँ 1 है। और फिर कह रहा है इंडिपेंडेंट, और एक रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट लिया है, डब्ल्यू है जो कि स्टैंडर्ड कौची को फॉलो कर रहा है, डब्ल्यू जो है वो स्टैंडर्ड कौची को फॉलो कर रहा है, कौची 0, 1 फॉलो। और ये दोनों एक्स और एक्स आई और डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट। फिर बोल रहा है कि हुच आर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, ये म्यू अननोन पैरामीटर मीन्स म्यू पैरामीटर है। तो बतलाओ मुझे कंसिस्टेंसी कैसे शो करते हैं, कोई बताओ। So weak law of large numbers. फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया है, तो बी क्लास लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग पहला होगा ट्रू, बताओ। और तुमने Yes, देख, sir. Yes, sir. क्यों ट्रू होगा, पहला पहला n तक है और उसमें 2n टर्म है, तो ट्रू क्यों होगा, बताओ। सर IID है तो मीन तो सर सेम ही होगा। बी क्लास लार्ज नंबर क्या बोलता है कि सैंपल मीन कन्वर्ट करता है पॉपुलेशन मीन की तरह, कि बी क्लास लार्ज नंबर बोलता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी, ये बताओ।
So 1 by n summation I varies from 1 to n xi converges in probability to E of x. तो 1/n की समेशन एक्स आई क्या होता है? So mean. और अगर मैं n की वैल्यू चेंज कर दूं तब? सर यहाँ पे आईआईटी है तो सर मीन तो सेम ही होगा सर, चाहे आई से 2n अपॉन 2n में करें या फिर 1 अपॉन n समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n करें। बी क्लास लॉन्ड नंबर, ठीक है, बी क्लास लॉन्ड नंबर में सैंपल मीन को, लेकिन कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग होता है कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी। अगर तुमको कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी का फंडा पता है तो तुम कभी कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन नहीं रन कर सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी। अब तुम मुझे बताओ कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? सर कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, मतलब कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब पहला कन्वर्ज कहाँ करेगा? प्रोबेबिलिटी में, म्यू में कन्वर्ज करेगा। मतलब देखो कंसिस्टेंसी में दो, देखो कंसिस्टेंसी शो करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, और एक्सपेक्टेशन n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे अगर पैरामीटर मान लो थीटा पैरामीटर है, अगर n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे थीटा के इक्वल आ रहा है और वेरिएंस 0 के इक्वल आ रहा है तो ये कंसिस्टेंस होगा उस पैरामीटर के लिए। या तो फिर कंसिस्टेंसी को तुम कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी शो कर दो। तो पहला तो कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी होगा ना, 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में या नहीं? अगर ये मैं, तुम अगर बाय डिफिनीशन प्रूव करना चाहो तो इसको लिखोगे जेड, और मैं कह रहा हूँ ये म्यू की ओर कन्वर्ज करेगा, म्यू की ओर कन्वर्ज करेगा, तो मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड जेड माइनस म्यू लेस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करेंगे ना कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी का मीन्स। मतलब 1/2n नहीं होगा? अगर कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी करें तो 1/2n समेशन आई गोज 1 to 2n xi, तो x बार हमारे हो सकता है ऐसे केस में। कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी में क्या, तुम पहले ये बताओ। देखो सैंपल मीन, डब्ल्यू बोलता है कि सैंपल मीन जो होता है वो कन्वर्ज करता है पॉपुलेशन मीन में। मैं सैंपल मीन मैं बोल रहा हूँ कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी में एन टू एन जरूरी है कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी में। कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या होता है ये बतलाओ तुम मुझे। बेसिक थिंग क्या होती है कन्वर्ज? जरूरी है कि यहाँ एन स्क्वायर कर दे, वो टू एन ना करे, तब एन ही कर दे समीशन आई इक्वल टू 1 to n, ये बतलाओ। तो देखो यहाँ ना तो तुम वीक लगाओगे, तुम डायरेक्ट इसको चेक करो कि देखो, या कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी लगा लो। कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो अब इस कन्वर्जिंग इस सीक्वेंस को तुम कई कई ऑपरेशन में तोड़ दो, x1 अपान एन प्लस x2 अपान एन प्लस सो ऑन। अब इसमें तुम कन्वर्ज x1 कहाँ कन्वर्ज करेगा? x1 अपान एन कहाँ कन्वर्ज करेगा? या तो एक ये ऑप्शन कर लो, दूसरा ऑप्शन है बाय डिफिनीशन जाओ। बाय डिफिनीशन मतलब ये डिफिनीशन अप्लाई करो, ये जो मैं लिखा हूं, मैं इसीलिए बाय डिफिनीशन जा रहा हूँ, ठीक है ना। बाय डिफिनीशन जाओ, तो बाय डिफिनीशन जाओगे तो तुमको कोई वो नहीं रहेगा कि मेरा श्योर सही है या गलत। बाय डिफिनीशन अगर तुम प्रूव कर ले रहे हो 1 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बाय डिफिनीशन से बेस्ट कोई, या तो फिर इससे चले जाओ, इससे इस मेथड से चले जाओ। इस मेथड से जाओगे तो ट्रू है ये। अब बाय डिफिनीशन चेक कर लो, बाय डिफिनीशन ट्रू है या फॉल्स है। बाय डिफिनीशन भी मेरे हिसाब से ट्रू होगा, कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी ही जा रहा है ये थीटा की, मतलब म्यू की ओर। अब इसको बाय डिफिनीशन करोगे तो ये क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो कर देगा क्या, नॉर्मल। एक्चुअली में नॉर्मल में आईआईडी का केस बनेगा ना, वो सही बोले थे, आईआईडी का केस के कारण ही नॉर्मल ये बोल क्या फॉलो करेगा, म्यू कामा 1/n स्क्वायर, यही फॉलो करेगा ना। तो अब बताओ जेड माइनस म्यू मॉड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये माइनस एप्सिलॉन टू जेड माइनस म्यू एप्सिलॉन। अब जेड माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा? मतलब इसको 1 प्रूव करना, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे बतलाओ। जेड माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा? 0 का 1/n स्क्वायर, ये फॉलो करेगा ना। नॉर्मल जेड माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 0 कामा 1/n स्क्वायर। अब इसका पीडीएफ लिखो, माइनस n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाओ, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, या तो इसको तुम
बी क्लास फ्लार ओ सॉरी कन्वर्स क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से सॉल्व करो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ। तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ, तो क्या करोगे, रूट एन से मल्टीप्लाई करो, बहुत साइड तो माइनस इंफिनिटी वन आ जाएगा ना। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, ये आएगा क्या, मतलब रूट एन एप्सिलॉन, मैंने जेड, इसको जेड डैश बोलो, ठीक है, क्योंकि जेड तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का, इसको जेड डैश बोलो, माइनस में जाए और ये तुम्हारा जेड हो जाएगा और ये रूट एन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी। अब लिखो एन टाइम्स टू इन्फिनिटी करोगे, एन टाइम्स टू इन्फिनिटी में क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट टू जेड टू इनफाइनाइट, ये वन होता है ना, मतलब ये कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी। अब कुछ, अब मतलब अब तुम श्योर हो कि ये कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये कंसिस्टेंट है म्यू के लिए। अब ना तो तुम्हें बीगला सोचने पड़ेगा ना कुछ, ये वाला फंडा अगर हो रहा है तो ये कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो पहला तो ट्रू होगा कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी, और दूसरा बतलाओ मुझे कोई, दूसरा होगा, दूसरा तो नहीं होगा। अगर यहाँ 2n से डिवाइड होता तो हो जाता, क्योंकि उसने सम ही n टाइम्स किया है। तो दूसरा चेक करो, 2n xi 1/n, ये क्या फॉलो करेगा बतलाओ मुझे कोई, ये सीक्वेंस क्या फॉलो करेगी, इसको मान लो y है तो ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल, क्या फॉलो करेगा बताओ, नॉर्मल, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू, 2 म्यू एंड 1 बाई, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर किसी ने ये नहीं बताया मुझे कि 1/n² इसका वेरिएंस नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक किया था ना मैंने, वेरिएंस ऑफ एक्स आई एन हो जाएगा, एन से एन कैंसिल होगा, 1/n आएगा वेरिएंस में। गजब भाई, कोई ये भी नहीं चेक करता कि यहाँ 1/n आएगा कि 1/n² आएगा, ये 1/n आएगा ना वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स आई है तो n से n कैंसिल होगा, स्क्वायर से 1/n आएगा, यहाँ 1/n आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, हाँ डिवाइड मैंने सही किया रूट एन से, लेकिन यहाँ एन स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ एन होगा, यहाँ एन होगा, वेरिएंस तो 1/n आएगा ना इसका, वेरिएंस ऑफ एक्स आई एन, एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर बचेगा, एन से एन कैंसिल, वेरिएंस ऑफ एक्स आई 1/n आएगा, ठीक है ना। तो ये अब ये एन ये क्या फॉलो करेगा, इसका वेरिएंस होगा 2n और अपॉन एन स्क्वायर यानी 2/n। अब देखो इसको अगर तुम चाहो तो दो सीक्वेंस में कर सकते हो, एक तरह से ये दो सीक्वेंस लिखा, 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n xi एंड प्लस समेशन आई इक्वल टू n+1 to n 2n xi, ये दो सीक्वेंस लिखा है ना, ये दो सीक्वेंस लिखा है। तो देखो ये पहला वाला तो म्यू में कन्वर्ज कर रहा था, दूसरा वाला भी म्यू में कन्वर्ज करेगा, तो ये तुम्हारा 2 म्यू में कन्वर्ज कर जाएगा, ये म्यू में नहीं कन्वर्ज करेगा, ये 2 म्यू में कन्वर्ज करेगा। देखो पहला अभी तुमने शो किया कि 1/n समेशन xi आई इक्वल टू 1 to n, ये म्यू में कन्वर्ज कर रहा है। अब तुम अगर ये शो कर दो 1/n समेशन आई इक्वल टू n+1 to n xi, ये भी कन्वर्ज करेगा म्यू में, ये तुम लोग शो करना, बाय डेफिनेशन कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी म्यू करेगा, तो इनका जो सम होगा ना, देखो अब कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर x x डैश तुम्हारा कन्वर्ज कर रहा है, तुम्हारा x मत लो क्योंकि x ले चुके, मैं कह रहा हूँ अगर y1 कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी में a1 की a1 में, ठीक है, और y2 कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा a2 में, तो y1 प्लस y2 कहाँ कन्वर्ज करता है प्रोबेबिलिटी में, y1 प्लस y2 कहाँ कन्वर्ज करता है प्रोबेबिलिटी में, ये कन्वर्ज करेगा कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी a1 प्लस a2 ना। तो y1 प्लस y2 कन्वर्ज करेगा a1 प्लस a2 में, तो ये 2 म्यू में कन्वर्ज करेगा, दिस इज कन्वर्जिंग प्रोबेबिलिटी 2 म्यू, मतलब ये कंसिस्टेंट होगा 2 म्यू के लिए, ठीक है, म्यू के लिए नहीं होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा 2 म्यू, तो एक दूसरा तो रंग हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू 1 to n
x2i माइनस 1, ये बतलाओ कहाँ कन्वर्ज करेगा ये भी म्यू में कन्वर्ट करेगा, हाँ सर। ये भी म्यू में कन्वर्ट, क्योंकि मतलब कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी तो म्यू ही होगा, मतलब इसमें चेक करो कि इसका एक्सपेक्टेशन म्यू में जाएगा, वेरिएंस तुम्हारा 0 पे जाएगा, ठीक है। ये भी ट्रू हो गया। और लास्ट वाला क्या कह रहा है, 1/n प्लस डब्ल्यू। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi डिवाइड n प्लस डब्ल्यू बाई n। अब ये कहाँ कन्वर्ट करेगा प्रोबेबिलिटी में, बताओ मुझे। देखो ये W बाई एन जो है ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, मुझे पहले बताओ W बाई एन कहाँ कन्वर्ट करेगा। W उसने बोला है कि W एक कौची रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड, कौची 0 1 रैंडम वेरिएबल, बताओ। सर 0। ये 0 की ओर कन्वर्ट करेगा, 0 में कन्वर्ट करेगा, तो ये 0 में कन्वर्ट कर रहा है, ये म्यू में कन्वर्ट कर रहा है। अभी तूने बताया ना कि ये म्यू में कन्वर्ट कर रहा है, अभी हम लोगों ने ये पता किया कि ये म्यू में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये 0 और वही ऐड कर दो प्रोबेबिलिटी में, तो कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू हो जाएगा, ये भी ट्रू। तो इसमें कौन सा 1 3 एंड 4 ट्रू है, ठीक है, 1 3 एंड 4 ट्रू। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। इसके आगे वाला क्वेश्चन बढ़िया है। वो लड़का है विनय मांझी जो रोज पूछता था कि मिनिमम सफिशिएंट कंप्लीट हो गया या नहीं, आज ये क्वेश्चन उसी पे बेस है शायद, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। देखो पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि पहले उसने बोला एमिली में नॉट बी, ये सही लिखा है, एमिली में नॉट बी यूनिक। एमिली ऑलवेज यूनिक थोड़ा होता है, एमिली में नॉट बी यूनिक। तुम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा होगा कि एमिली नॉट यूनिक, तो ये तो थ्योरम है, जस्ट बुक से पढ़ो, ये थ्योरम है, ये ट्रू होता है ऑलवेज, ये थ्योरम है। दूसरा मैं तुमको बता देता हूँ, दूसरा सही है, दूसरा सही स्टेटमेंट। दूसरे का एग्जांपल देना, लेकिन इसका एमएलई में नॉट यूनिक, एमएलई किसी का भी यूनिक नहीं होता। भाई कोई भी केस ले लो, तुम ले लो नॉर्मल का ही ले लो, एमएलई यूनिक नहीं होगा। पाइथन का ले लो, एमएलई यूनिक नहीं होगा, किसी का भी ले लो, एमएलई यूनिक नहीं होगा। ये तो थ्योरम है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कंप्लीट स्टैटिस्टिक इज ऑलवेज सफिशिएंट। यही क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि ये ट्रू होता या फॉल्स होता। अ कंप्लीट, अब देखो मिनिमल सफिशिएंसी की बात कर रहा था, तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एक जनरल फॉर्म होता है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का, क्योंकि जब हम बहुत सारी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक को ऐड कर देते हैं तो मिनिमल सफिशिएंसी की डिफिनीशन भी यही है कि मिनिमल सफिशिएंसी स्टैटिस्टिक इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, यही होता है ना मिनिमल की डिफिनीशन। मिनिमल की डिफिनीशन क्या होती है, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो अगर ये ट्रू सफिशिएंट के लिए ट्रू है तो मिनिमल सफिशिएंट के लिए तो ट्रू ही होगा। तो ये बोला कंप्लीट स्टैटिस्टिक, क्योंकि कहीं कहीं मिनिमल और सफिशिएंट कॉन्साइड कर जाते हैं ना, दोनों एक ही होते हैं। अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज इज ऑलवेज इज ऑलवेज सफिशिएंट। अब आओ इस पे, मैं कह रहा हूँ कि 4 डेटा ले लो, x1 x2 x3 x4, नॉर्मल थीटा का 1 से ले लो, और एक स्टैटिस्टिक डिफाइन करो t इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। अब मुझे बतलाओ कि ये x1 प्लस x2 बाई 2 ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा कि कंप्लीट होगा कि ओनली सफिशिएंट होगा, कि ओनली कंप्लीट ओनली कंप्लीट होगा, कि ओनली सफिशिएंट होगा, कि कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा। तो ये सफिशिएंट तो नहीं होगा, ये नॉट सफिशिएंट होगा।
सफिशिएंट तो नहीं हो गए, लेकिन अब कंप्लीट चेक करना। कंप्लीट की डिफिनेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू 0, दिस मीन्स जी ऑफ टी इक्वल टू 0, यही होता है ना, ऑलमोस्ट श्योरली। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। अब जी ऑफ टी लिखो, जी ऑफ टी क्या होगा? अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो एफ ऑफ टी तुम लिख लोगे। अब लगा दो क्या? बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? बताओ मुझे। जब हम लोग कंप्लीटनेस पढ़ते हैं तो हम उसमें दो वो लगाते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन की। ये ट्रांसफॉर्मेशन, तीन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, यूनिलेटरल, बायलेटरल, मैलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि ये जो फंक्शन होता है ये इंटीग्रेशन तभी जीरो हो सकता है इफ एंड ओनली दिस फंक्शन इज जीरो। ये ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं कि अगर ये इंटीग्रेशन जीरो है, ये इंटीग्रेशन कोई जीरो है तो दिस इज जीरो इफ जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो। यही होता है ना। एफ ऑफ टी डी टी क्या होगा? एफ ऑफ टी का ये क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा 1/4। एफ ऑफ टी निकल आया थीटा कामा 1/4 से नॉर्मल होना। तो इसको क्या तुम लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ टी नॉर्मल थीटा कामा 1/4 फॉलो कर रहा है, और इसका जी एफ डी एफ टी। देखो अब जो बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये गारंटी देता है कि अगर ऐसा फंक्शन है कि ये अगर ये तुम्हारा जीरो से ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है एंड माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी फंक्शन, क्योंकि ये एक पीडीएफ है तो पीडीएफ ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अगर रेंज है और यहाँ तो ओनली ये इंटीग्रेशन जीरो तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा जी ऑफ टी ऑलमोस्ट श्योरली गो टू जीरो हो। ये बोलता है बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो। कंप्लीटनेस अभी तक शो करते आए होगे, वहाँ तीन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हम। यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिलेटरल जिसे बोलते हैं, बायलेटरल एंड मैलिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं किसी को आ रहा मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लेना उससे। तो ये गारंटी देता है कि जी ऑफ टी इक्वल टू जीरो। अगर और नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझे ये बताओ कि देखो, अगर कंप्लीटनेस किसी भी चीज की कंप्लीटनेस शो करना है ना तो हमेशा ये सोचा करो कि इसका फंक्शन कोई इस चीज का कोई भी फंक्शन कभी एनसेलरी एग्जिस्ट कर सकता है। इसका एनसेलरी इसका कोई इसका फंक्शन का कोई इस स्टैटिस्टिक का कोई फंक्शन तुम एनसेलरी बना लो। अगर एनसेलरी बना लेते हो तो कभी भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो सकता फंक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर एनसेलरी आ गई तो कभी नहीं होगा कंप्लीट। अगर तुमको और एक्चुअली में इसीलिए एनसेलरी और कंप्लीट स्टैटिस्टिक को इंटर रिलेटेड किया गया होगा एक जगह। बासु थ्योरम यही इंटर रिलेटेड की है। बासु थ्योरम क्या इंटर रिलेट की है? इफ टी इज एनसेलरी एंड टी कह दो या एक्स कह दो या वाई कह दो, कुछ भी। इफ टी इज एनसेलरी स्टैटिस्टिक एंड जेड इज जेड कोई स्टैटिस्टिक है, या टी1 स्टैटिस्टिक है जो एनसेलरी है, टी2 जो है कंप्लीट एंड सफिशिएंट है, तो टी1 एंड टी2 दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब एक ही डेटा सेट में एनसेलरी और कंप्लीट दोनों स्टैटिस्टिक कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। वासु थ्योरम का कहने का मतलब सिर्फ ऐसा था। अगर वही फंक्शन कंप्लीट है तो उसी का कोई फंक्शन एनसेलरी कभी नहीं हो सकता। तो अगर ये कंप्लीट है ना, तुमने प्रूव कर दिया कंप्लीट ना, तो इसका कभी एनसेलरी नहीं हो सकता। अगर इसका एनसेलरी, इस फंक्शन का कोई फंक्शन एनसेलरी है तो ये कभी भी तुम्हारा, ये कभी भी कंप्लीट फंक्शन नहीं हो सकता, कंप्लीट स्टैटिस्टिक नहीं हो सकती है अगर इसका कोई फंक्शन एनसेलरी स्टैटिस्टिक है। तो इसमें एनसेलरी क्या होती है? ये भाई क्या है? स्केल फैमिली है। स्केल फैमिली में एनसेलरी क्या होती है? माइनस के टर्म में स्केल फैमिली में एनसेलरी होती है ना, मतलब x1 माइनस x2 बाई 2 हो जाएगी एनसेलरी, x1 x3 माइनस x4 बाई 2 हो जाएगी, xn माइनस xn माइनस 1 बाई 2 हो जाएगी, लेकिन प्लस नहीं होगी एनसेलरी स्टैटिस्टिक, क्योंकि प्लस में तो थीटा डिपेंड कर गया ना। तो ये मतलब इसने तुमने क्या प्रूव कर दिया कि ये सफिशिएंट नहीं है बट दिस इज कंप्लीट। तुमने क्या शो किया? टी इज कंप्लीट
T is complete but not sufficient. Not sufficient. तो मतलब ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक ऑलवेज सफिशिएंट, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है असफिशिएंट स्टैटिस्टिक मे नॉट बी कंप्लीट, ये ट्रू हो गया। अगर वो फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो गया। अब तुम्हें कह रहा है कि एक का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, अब देखो अब बोल रहा है, एक स्टेटमेंट उसने बोला है कि एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक तो इसका तो बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग जानते हो। असफिशिएंट स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक मे नॉट बी कंप्लीट। तो मुझे ये बताओ, अगर एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कामा थीटा स्क्वायर को, तो बताओ इस पे समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर ये सफिशियंट होती है, सफिशियंट होती है ना थीटा के लिए। ये स्टैटिस्टिक सफिशियंट होती है बट ये कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन एंसेलरी बन जाएगा, एक ऐसा तुम्हें फंक्शन मिल जाएगा जो एंसेलरी स्टैटिस्टिक होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो इनका फंक्शन एक एंसेलरी स्टैटिस्टिक बन जाएगा, तो एंसेलरी जब एग्जिस्ट कर गए तो कंप्लीट होगी ही नहीं। इसका एंसेलरी अगर तुम्हें शो करना है तो इनका ऐसा फंक्शन खोजो कि इनका एक्सपेक्टेशन जीरो करो, सम करके या माइनस करके ये जीरो होगा। तो कर लो, क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, इसका ये क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ये करो थोड़ा सा, समेशन एक्स आई होल स्क्वायर बाई एन, ये क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, क्या होगा इसका एक्सपेक्टेशन, मेरे हिसाब से होगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसका थीटा स्क्वायर बस होगा तो इसमें 2 को तुम मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड करो यहाँ एन स्क्वायर से ना, एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे ना, नहीं एन स्क्वायर से, हाँ एन स्क्वायर से डिवाइड करो। तो अब इसका अब बताओ ये स्टैटिस्टिक इसमें एंसेलरी स्टैटिस्टिक हो जाएगी जिसका इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं डिपेंड करेगा थीटा पर, ये एक एंसेलरी स्टैटिस्टिक है इसके लिए। इसका एक्सपेक्टेशन जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर एंसेलरी है, फर्स्ट ऑर्डर एंसेलरी मतलब ये कंप्लीट स्टैटिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेशन जब तुमने इसका एक्सपेक्टेशन आ गया जीरो, और ये फंक्शन इक्वल टू जीरो पर प्रोबेबिलिटी कभी वन नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों फंक्शन आपस में कोरिलेटेड हो जाएंगे ना। मतलब दिस फंक्शन समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन इक्वल टू 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर, या तो यहाँ माइनस करो होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू वन, ये प्रोबेबिलिटी वन नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ये ट्रू हो गया, ठीक है, फॉल्स की। अब चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है एनी फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिक इज ऑलवेज सफिशिएंट, तो ये ट्रू है फॉल्स, ये भी ट्रू होना है, False. ये फॉल्स है क्योंकि वन वन नहीं दिया ना इसने। एनी फंक्शन ऑफ sufficient statistics is always sufficient,
अगर 1 1 कह देता तो ये सफिशिएंट हो जाती ना। तो ये भी थ्योरम है, ये 1 1 नहीं है, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब तुम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखोगे कि जिसमें सफिशिएंट स्टैटिक वो सफिशिएंट नहीं होती, जैसे इन द सेंस यूनिफॉर्म के केस में देख लो, एक्स ऑर्डर 1 एक्स ऑर्डर n होती है सफिशिएंट, बस उसका एक फंक्शन ऐसा ऐसा बना लो फंक्शन जो कि सफिशिएंट नहीं होगा, उसको तुम स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो, सफिशिएंट नहीं होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रूट मिलेगा तो 1 1 फंक्शन अगर एग्जिस्ट करा तो सफिशिएंट होगा। 1 1 करस्पॉन्डेंस अगर दोनों फंक्शन के बीच है तो सफिशिएंट होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके जस्ट नीचे है 4 1 1 4 1 1। हाँ, यहाँ लिख लो 1 1 फंक्शन 1 1 करस्पॉन्डेंस अगर है तो सफिशिएंट होती है। वन वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब आते हैं, इसमें बोला है कि x1 एंड x2 आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट x1 है और x2 है। बोला क्या फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है गामा मीन 10 वेरिएंस 10, मतलब मीन 10 वेरिएंस 10 का मतलब क्या है, कौन सा गामा होगा। यहाँ कुछ ना लिखो, यहाँ लिख दो मीन 10, शायद यूज ही ना पड़े गामा के पैरामीटर्स का। वेरिएंस 10 लिख लो, ठीक है, गामा मीन 10 वेरिएंस। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना, मीन इक्वल टू क्या होता है, लेमडा बाई ए बाई लेमडा। तो ए बाई लेमडा इक्वल टू 10 है और ए बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आल्सो 10 है। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बाई लेमडा को 10 रखोगे तो ए इक्वल टू तो 1, लेमडा इक्वल टू तो 1 आ गया। ओके, अगर लेमडा इक्वल टू 1 आ गया तो ए इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 कामा 1 मतलब एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, ये 10। ए बाई लेमडा इक्वल टू 10, तो ए बाई लेमडा इक्वल टू 10 इंटू 1 बाई लेमडा, 10 से 10 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू 1 आ गया, लेमडा इक्वल टू 1 तो इक्वल टू 10। तो ये एक्सपोनेंशियल ए बाई लेमडा, यानी कि इसका पीडीएफ होगा ई टू पावर माइनस एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल होगा ये, एक्सपोनेंशियल 1 आएगा, लेकिन इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में लेमडा की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन इसका जो एक्स के पावर होगा वो 9 होगा, मतलब उसके 9 एक्स पावर 10 ए माइनस 1 होता है तो एक्स पावर 9, मतलब गामा का ये पीडीएफ लिख लेना तुम लोग जो भी हो। तो यहाँ से ये क्या आएगा, दूसरा क्या दिया, नॉर्मल 3 4, और ये दोनों क्या बोला, इंडिपेंडेंट। और फिर क्या बोला है, क्या बोला है कि F2 डिनोट डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1। अच्छा, अब इन दोनों का जो डेंसिटी फंक्शन है उसका ये F1 है, इसका F2 है। फिर बोला है इट हैज ए डेंसिटी फंक्शन y, एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी फंक्शन है f, y एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी फंक्शन है f। f ऑफ y इक्वल टू क्या दिया है, 0.4 f1 y एंड 0. सॉरी q f2 y। तो मुझे मतलब अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो q की वैल्यू क्या होगी। अब तुम ये बताओ, कॉन्वेक्स फंक्शन पढ़े हो, मान लो कि f1 एक डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है, और f2 एक पीडीएफ है, तो लेमडा f1 प्लस 1 माइनस लेमडा f2 भी एक पीडीएफ होगा, सिवाय लेमडा बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, अगर तुम क्लोज ले लोगे तो f2 आ जाएगा, f1 आ जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएंगे। ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में क्या लिखा है, f इक्वल टू लिखा है 0.4 f1 वाई,
यहाँ भी y कर लो प्लस q इक्वल टू f2y, ठीक है ना। तो q इक्वल टू क्या होगा, ये होगा क्या, q इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 0.4 या 0.6, यही होगा ना। अगर और कोई अगर डिटेल चाहता है तो इसका इंटीग्रेशन लो, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो यहाँ f आएगा, dy आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0.4 dy आएगा, f1 dy आएगा। देखो एक तो फार्मूला डायरेक्ट तुम लिख लो, अगर कोई और चाहता कि सर ये वन ये कैसे हो गया तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, यहाँ क्यू करो, यहाँ f2y करो, यहाँ dy करो। देखो क्यू एक कांस्टेंट है, उसने बोला होगा क्यू एक रियल नंबर है, नहीं क्यू नीचे दे दिया रियल नंबर, ठीक। तो ये मतलब मुझे एक क्यू है, क्यू बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 आएगी, ये पीडीएफ दिया है गिवन है, ये बाहर आ जाएगा 0.4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये क्यू भी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, तो यही आया ना क्यू इक्वल टू 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। और दूसरा बोला कि एक्सपेक्टेशन वाई 5.8 होगा, तो अब मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन वाई क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वाई देखो अब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही वर्क, देखो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में जैम हमेशा क्वेश्चन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो लेमडा है, यहाँ f1 है, यहाँ f2 है, ठीक है, यहाँ 1 माइनस लेमडा है, तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है ना y का, तो एक तरह से y तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल हो गया इस तरह का, मतलब y तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल हो गया इस तरह का, y इक्वल्स टू 0.4x1 प्लस, या फिर तुम अभी लेमडा के टर्म ही समझो, y एक रैंडम वेरिएबल होगा लेमडा x1 का, अगर f1 x1 की डेंसिटी है और 1 माइनस लेमडा x2 का हो गया, ये एक रैंडम वेरिएबल होगा अगर बहुत आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, x1 और x2 इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये एक रैंडम वेरिएबल बन गया। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया क्या कोई रैंडम वेरिएबल का, हाँ 4 ऑप्शन भी शुरू हो जाए क्योंकि रैंडम वेरिएबल बोल रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी 0.4 है और x1 है, और q की वैल्यू कितनी है, q ही लिख दो, और ये x2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसका एक्सपेक्टेशन निकालना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 0.6 क्यू की वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। अब x1 का एक्सपेक्टेशन तो उसने बोल दिया 10 है, तो ये 0.4 इंटू 10 मतलब ये 4 हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 नॉर्मल को फॉलो कर रहा तो एक्सपेक्टेशन 3 हो जाएगा, नॉर्मल 3,4 को फॉलो कर रहा, तो एक्सपेक्टेशन ये नॉर्मल म्यू गामा सिक्वेंस पर तो म्यू 3 है, तो इंटू 3, तो 1.8 ये 4, 4.8 5.8 आ जाएगा, ये आंसर हो गया 5.8। अब वेरिएंस बतलाओ, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होगा बतलाओ, कोई वेरिएंस क्या होगा इसका, तो y इक्वल टू क्या दिया, यहाँ दिया 0.4 x1, यहाँ दिया 0.6 x2, तो भाई दोनों इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस में वही हो जाएगा, सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा इसका 0.4 का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 0.6 का स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ x2। वेरिएंस ऑफ x1 उसने पहले बोला था 10, मैंने बोला ना पीडीएफ का यूज नहीं पड़ेगा, इसका होगा क्या 0.16 इंटू 10 प्लस 3.36 इंटू 4, मल्टीप्लाई करो ये 1.6 आ जाएगा, ये कितना आएगा 4 6 जा 4 और तो 20 14 आएगा, ये आएगा, तो ये कितना आएगा मतलब 3.04 आएगा ये भी, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया ना, तो इसमें चारों ट्रू हो गए, ठीक है, यही होगा ना। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं अगर मिस्टेक हो मल्टीप्लाई वगैरह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का, डिस्क्रीट में हाइपोथेसिस पूछा ना, नेक्स्ट पे आ जाओ।
समझ नहीं आ रहा है क्या? जब समझ ना आए तो बोल देना भाई। जिसको समझ ना आए वो बोल देगा, ठीक है ना? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगेगा तुम लोग कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बोल देना, ठीक है? मैं सवाल सॉल्व करता हूँ तो मैं फिर ये नहीं देखता कि मैं क्या, बस जहाँ तुम्हें मिस्टेक लगे बोल देना। अब वो बोल रहा है कि 4112 ये क्वेश्चन है। अब वो इसमें बोल रहा है, पेज नंबर में चले जाओ, पेज नंबर है तुम्हारा 79। ये पेज नंबर है, ठीक है? ये पेज नंबर 79 पेज नंबर है। तो बोल रहा है कि इफ, कह रहा है सपोज अंडर द नल हाइपोथेसिस एच नॉट गिवन है, एक्स फॉलोज पी, where px equal to probability of x equal to x, ये गिवन है तुम्हारा 1/20। और फिर बोल रहा है कि यहाँ x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है तुम्हारा 1, 2, सो ऑन 20। ये 20 तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है? मतलब इसके सपोर्ट 1 से 20 तक है, ठीक है? मतलब ये यूनिफॉर्म, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है एक तरह से, ठीक है? और फिर बोलना अंडर अल्टरनेटिव क्या कह रहा है कि x फॉलो कर रहा है q को। मतलब इसको उसने एक्चुअली में नोटेशन दिया h, इसको दिया है k, वैसे ही नोटेशन यूज करिए। इसको h बोला है, इसका k बोला है, इसको k बोला है, ठीक है ना? फिर बोला ये q और qx क्या बोला है उसने, q ऑफ x क्या होगा? q ऑफ x होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x एंड x बाई 210। और फिर उसने इसका दिया हुआ नोटेशन x बिलोंग्स टू, मतलब सपोर्ट है 1, 2 डॉट डॉट 20, ये सपोर्ट है। फिर उसने दो क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, मतलब दो टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन किया। इसको एक बोला फाई, एक बोला साई। फाई इक्वल टू दिया है उसने 1 इफ x लेस आर इक्वल टू 2। फिर बोला है 0 अदरवाइज। और फिर बोला साई इक्वल टू 1, 0 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 19। अदरवाइज। तो अब मुझे बतलाओ कि ये कैसा तुम्हारा वो है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हारे डिस्क्रीट है, मतलब पीडीएफ वो तुम्हारे पीएमए डिफाइन है। तो देखो इसमें पहला बोला है कि द साइज ऑफ टेस्ट फाइल, साइज अगर निकालना है तुम्हें, साइज का फार्मूला क्या होता है मतलब, साइज का फार्मूला क्या होता है कोई बताओ? Probability of critical region when A is not is true. प्रोबेबिलिटी x बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन, इट मींस w को मैं क्रिटिकल रीजन बोलता हूँ, व्हेन h नॉट इज फॉल्स, h नॉट इज ट्रू। True. ओके, h नॉट इज ट्रू। मतलब अंडर एच नॉट हम जब बात करते हैं तब हमारा क्रिटिकल रीजन में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये साइज होती है। तो उसने बोला था साइज ऑफ टेस्ट फाइव 0.1। तो टेस्ट फाइव क्या है, टेस्ट फाइव है क्या, टेस्ट फाइव अभी तुमने क्या डिफाइन किया 1 और 0, और इसमें डिफाइन किया क्या, इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2। तो मुझे बताओ कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसमें इस टेस्ट मतलब इसमें क्रिटिकल रीजन एक्स लेस आर इक्वल टू 2 है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस आर इक्वल टू 2 गिवन एच।
एच में जो पीएमएफ यूज है उस पर हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो मतलब क्या निकाल लें, समेशन एक्स इक्वल टू 1 से 2 और प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर एच, मतलब एच यहाँ इस एच का मतलब अंडर एच मतलब नल हाइपोथेसिस में बात। तो नल हाइपोथेसिस में क्या है 1/20 है ना पीएमएफ, नल हाइपोथेसिस के अंदर 1/20 है पीएमएफ, तो ये यहाँ 1/20 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा समेशन एक्स इक्वल टू 1 से 2 1/20 यही होगा ना, मतलब तो ये हो जाएगा 2/20 2/20 यानी 1/10। तो क्या बोला 1/10 0.1, तो ये सही हो गया और क्या, ये सही हो गया 0.1। अब बोला है कि अंडर साइज ऑफ टेस्ट साई, मतलब टेस्ट साई की साइज पूछा उसने। अब साई साई गिवन क्या किया है 1 इफ एक्स, देखो मैंने क्या बोला क्रिटिकल रीजन ये होता है, ये क्रिटिकल रीजन है, ये 0 है अदरवाइज ये क्रिटिकल रीजन है। तो इस क्रिटिकल रीजन में तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 19 गिवन एच ना एच, एच मतलब नल हाइपोथेसिस, ये मतलब नल हाइपोथेसिस, दिस मतलब नल। अब नल में तुमने क्या डिफाइन किया, नल हाइपोथेसिस में हमारा पीएमएफ क्या है, नल हाइपोथेसिस में पीएमएफ है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 से 20, नल हाइपोथेसिस में क्या है पीएमएफ 1/20 और ये है क्या प्रोबेबिलिटी। तो एक तरह से क्या बन गया, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 90 मीन्स 90 प्लस 20, एक्स इक्वल टू 90 प्लस 20। 20 तक क्यों हम गए, क्योंकि भाई यहाँ एक्स की रेंज 20 तक ही है, 0 0 1 2 डॉट सॉरी 1, 2 सो ऑन 20 तक है, तो हम 20 तक ही तो जाएंगे भाई, 90 और 90 से क्योंकि ये। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 90 क्या है 1/20 ये भी है और 1/20 ये भी है, तो ये तो आ गया क्या, ये फिर आ गया 0.1, 0.1 फिर आ गया, तो ये गलत हो गया, 0.05 कर रहा है, ये गलत हो गया। अब बोला पावर ऑफ द टेस्ट साइज, अब देखो पावर की डिफिनीशन बताओ, ओनली डिफिनीशन में काम है, पावर की कोई मुझे डिफिनीशन बताओ, पावर कैसे निकालते हैं पावर ऑफ टेस्ट, मतलब पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट का मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू क्रिटिकल रीजन, मतलब डब्ल्यू मीन्स क्रिटिकल रीजन गिवन H1 इज ट्रू। अब यहाँ H1 मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू, H1 इज ट्रू, इसका मतलब क्या है अल्टरनेटिव, इसका मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है अल्टरनेटिव। तो अब मुझे बताओ कि जैसे पहला पहला बोला कि साई टेस्ट का पावर होगा, तो साई टेस्ट क्या है, साई टेस्ट में क्रिटिकल रीजन क्या था, साई टेस्ट में क्रिटिकल रीजन है 1 है 0 है इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 19 अदरवाइज 0 है। तो इसमें क्या होगा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 90 गिवन H1 क्या है के है, और के में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, के क्या फॉलो कर रहा है, के उसने बोला था के फॉलो क्यू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू दिस व्हाट एक्स अपॉन 210 एंड सो ऑन एक्स बिलोंग्स टू सो ऑन नहीं सॉरी यहाँ सो नहीं कामा एक्स बिलोंग टू 1 to 20, ये गिवन था। तो अब निकाल लो इसको, x ग्रेटर 19 का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 90 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 20, ये मतलब हुआ ना। तो बताओ मुझे 19 पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसमें x की वैल्यू 19 रख दोगे तुम लोग, तो 19 अपॉन 210 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 20 अपॉन 210, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 39 अपॉन 210। तो इसको तुम डिवाइड करो 3 से, तो 3 से क्या आ जाएगा 13 अपॉन 70, यही होगा ना। और इसको डिवाइड करो, देखो 0.05 से बड़ा आएगा बिगर आएगा, ये पॉइंट में क्या आएगा ये 0 तो 1 बिगर तो आ रहा है ये 1 बिगर आएगा ना, 1 आएगा तो 6 0 आएगा, तो फिर 8 बार 0.18 समथिंग आएगा, इसके अलावा आगे जाएगा ना, तो ये बिगर आ रहा है ना 0.05 से,
और फिर बोला पावर ऑफ टेस्ट साई ग्रेटर पावर ऑफ टेस्ट फाई। अब पावर ऑफ टेस्ट साई तो तुमने निकाल लिया, ये पावर है, अब फाई का निकाल लो। पावर ऑफ टेस्ट फाई क्या होगा, पावर ऑफ टेस्ट फाई पावर ऑफ टेस्ट साई, फाई क्या गिवन है यहाँ, 1 एक्स लेस आर इक्वल टू 90, 0 अदरवाइज। तो अब इसका पावर में पावर वही Shall x greater than 2? Greater or equal to 2? नहीं, एक्स लेस आर इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन देखो, अच्छा तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस आर इक्वल टू 2 अंडर क्या, अंडर के, और के क्या है, के फॉलो कर रहा है किसको, के फॉलो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर देखो ये, अगर तुम गौर से देखो ना तो ये जानते हो कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। एक को उसने डिस्क्रीट ले लिया, तो एक को उसने लिया समेशन एन आई के टर्म में ले लिया, मतलब इसका समेशन आई का पीरियड क्या होगा, मतलब आई कर दो, आई कर दो और उसको समेशन से डिवाइड कर दो। मतलब एक पीडीएफ ऐसा बना सकते हो ना तुम कि समेशन आई, या फिर सॉरी आई कर लो, एक पीडीएफ ये बना सकते हो ना तुम, पीएमएफ आई डिवाइड बाई एन प्लस 1 इंटू 2 जे, और फिर आई को तुम बारी करा दो एन तक, आई 1 to n। ये शायद ये पीडीएफ उसने यूज किया है, अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से यही पीडीएफ यूज किया है ना। देखो ये यही है ना, 20 करो तो एन प्लस 1 टू 2 से डिवाइड करो, सही तो यही तो पीडीएफ यूज किया उसने। 21 इंटू 20 2 से डिवाइड, हाँ सही, वही यही पीडीएफ यूज किया उसने। उसने पीडीएफ ये है, पीएमएफ ये यूज किया ना, ये वाला पीडीएफ। ठीक हो जी। तो यहाँ निकालो क्या आएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 1 क्या, अब मान लो बाई द वे कभी, इसलिए पीएमएफ तुम लोगों को बता दिया कि बाय द वे कभी भी वो अगर ऐसा पीएमएफ यूज कर दे, ये पीएमएफ समेशन लगा दे और यहाँ आई की जगह एक्स कर दे, ऐसा पीएमएफ, तो घबरा मत जाना ऐसा कि पीएमएफ अजीब सा यूज कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 1/210, और एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 2/210। भाई वैल्यू ही तो रखना है इस वाले में, तो ये हो जाएगा 3/210, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/70। तो 1/70 से तो बड़ा होगा साई वाला टेस्ट, 13/70 बड़ा होगा 1/17 से। ठीक है, तो साई वाला टेस्ट बड़ा होगा, साई टेस्ट बड़ा होगा 5 से, मतलब मीन्स पावर ऑफ साई, पावर ऑफ साई इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 5। तो यही बोला है क्या, इसमें तो 3 ट्रू होगा, पावर ऑफ 5। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, 1 2 एंड 2 फॉल्स है ना, 2 फॉल्स, 2 फॉल्स, 1 3 4 1 3 4 1 3 4, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बेजियन का, बेजियन बाद में कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉन पैरामेट्रिक का, नॉन पैरामेट्रिक भी बाद में कराएंगे। नॉन पैरामेट्रिक में ना क्या दिया, कौन सी स्टैटिस्टिक है, किंडल टाउ, किंडल टाउ ना, हाँ। फिर बोला है रिग्रेशन का, लीनियर मॉडल का, ठीक है बाद में कराएंगे। फिर मल्टीवेरिएट का है, और इसके ऊपर उसका है, किसका, रिग्रेशन का, रिग्रेशन भी बाद में कराएंगे। फिर रिग्रेशन का बाद में कराएंगे, रिलायबिलिटी बाद में, पॉइसन प्रोसेस बाद में। ठीक है, ये पेपर हो गया इंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग सितंबर 2022 वाला करेंगे, ठीक है ना, 2022 का सितंबर में हम करेंगे, ठीक है, सितंबर 2022, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इन्फ्लुएंस और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और इन्फ्लुएंस को लेकर चल रहा हूँ। फिर अगली बार मैं स्टार्ट करूंगा स्टोका, मतलब अगली बार फिर बतलाऊंगा जो स्टार्ट करना होगा। अभी इन्फ्लुएंस कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो पूरा ये फास्टली, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हर पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन हर के बताऊंगा, लेकिन थ्योरी, मतलब थ्योरी तुम लोग कंप्लीट करो, क्योंकि मैं पीआईक्यू का बैच है, तो पीआईक्यू ही अभी साल का, थ्योरी का बैच 1 साल तक का होता है, ठीक है। अब तुमको 2 महीने में 3 महीने में थ्योरी नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना पूछ सकता है।
सर सर जैसे मैं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसी थ्योरी कवर कर सकती हूँ, थोड़ा सा सजेशन दीजिए। अच्छा, तो तुम्हारे लिए मैं बुक बता देता हूँ। एक एस.सी. गुप्ता, बी.के. कपूर की बुक ले लेना फर्स्ट, या बी.के. रोहतगी ले लेना। लेकिन ओके बी.के. रोहतगी ले लेना, बी.के. रोहतगी वो भी अच्छी है, लेकिन एस.सी. गुप्ता उससे बेटर है, क्योंकि एस.सी. गुप्ता में मोर एग्जाम्पल है और मोर क्लैरिटी है। बी.के. रोहतगी वो बुक पढ़े, वो लोग पढ़े जो कि ऑलरेडी स्टैट्स जानता हो। तो एस.सी. गुप्ता, बी.के. कपूर की बुक ले लेना। और मैं जब बोलूँ जो फार्मूला लिखता जाऊँ, ऐसे मैं ब्लॉक करूँ या स्टार बनाऊँ, तो वो फार्मूले समझती जाओ। जितना फार्मूले समझोगी उतना। और मेरे क्वेश्चन बताने के बाद सिमिलर क्वेश्चन जैम या गेट के प्रैक्टिस करो। सिमिलर क्वेश्चन जैम या गेट के, और गेट या जैम के मतलब प्रीवियस ईयर रख लो, डाउनलोड कर लो, या तो ड्राइव में जाओ, ड्राइव में जैम और गेट के वो पड़े हैं। सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2-3 बार, स्टार्ट समझ में आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, पहले सर बेसिक उसका पीडीएफ है आपके पास, तो वो भी प्लीज भेज देंगे। बुक का पीडीएफ है, लेकिन वो जो बुक एक्चुअली में जब मेरे पास वो पीडीएफ है, किसी के पास नया पीडीएफ हो उससे नया पीडीएफ ग्रुप में मैसेज डाल दो। मेरे पास बुक जब पहली बार प्रिंट हुई थी या दूसरी बार, उस वाला पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था। वो एक्चुअली में थोड़ा दूसरे टाइप का पीडीएफ है, तो अगर किसी के पास नया पीडीएफ हो तो नया ले लो, नहीं अगर ना मिले तो फिर मैं भेज दूंगा। बेटर होगा तुम बुक जी परचेज कर सर। लो, क्योंकि बुक परचेज कर लोगे तो मतलब बेटर हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक देखो, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन तुम मैथ से इजीली कर लोगे नेट में। बिकॉज जितना तुम लोग मैथ पे फोकस करते हो ना, मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूँ, मेरा मैं मैथ के कोर्स सारे किया हूँ। जितना तुम मैथ पढ़ी वो मैं पढ़ा हूँ, रियल पढ़ा मैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ा मैं, ओडी पढ़ा मैं, पीडी पढ़ा मैं। ओडी, पीडी, रियल, कॉम्प्लेक्स, इसके बाद ऑपरेटर थ्योरी एक होता है, एक तुम्हारा मैट्रिक स्पेस होता है, एक तुम्हारा होता है ये सब टॉपिक मैं आईआईटी कानपुर से मैथ के पढ़ा हूँ। लेकिन जितना मैं मैथ में प्रैक्टिस करता था, उससे हल्का प्रैक्टिस स्टैट्स में करता था, मुझे स्टैट्स आते थे। और वहाँ पर एनसेली कोर्स होते थे मैथ के, इसलिए मुझे मैथ पढ़ना पड़ता था। और मैथ में बहुत बुरे हालत थी इन कंपेरिजन टू स्टैटिस्टिक। मैं आईआईटी कानपुर सारा मैथ पढ़ा हूँ, मैं फोरियर सीरीज एनालिसिस मैं पढ़ा हूँ। और याद नहीं मुझे आ रहा अभी, मतलब एक तो ऐसे प्रोफेसर से पता नहीं वो किस डायमेंशन में दिलाते थे हम लोगों को, पता नहीं कौन सी मैथ पढ़ाते थे वो, याद नहीं आ रही। मैथ वो पढ़ाते थे, मैं पढ़ा हूँ मैथ, मतलब सारी मैथ में कवर किया हूँ, सारी मैथ में जानता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत है मैथ के कंपेरिजन में। स्टैट्स बहुत ईजी थे, मैं स्टैट्स बैकग्राउंड का हूँ, मतलब मेरा बीएससी ऑनर्स से स्टैट्स से, एमएससी भी मैंने स्टैट्स में किया था। लेकिन वहाँ मैथ के कोर्स कंपलसरी, कुछ एंसेंडली कोर्स थे जो मैथ के लेना ही पड़ता था, जिसके अलावा तुम नहीं, मतलब आगे नहीं, क्योंकि स्टैट्स में रिसर्च ओरिएंटेड वो पढ़ाते हैं, तो रिसर्च करने के लिए मैथ जरूरी रहती है उनके लिए अकॉर्डिंग, तो मैथ पढ़ाते हैं। हाँ तो इसलिए अगर तुम स्टैट्स में थोड़ा भी फोकस कर दोगी तो मैथ वाले अच्छा। इवन मैंने अपने एक दोस्त को स्टैट्स सिखाई, वो उस समय गेट में उसका रैंक बहुत अच्छा आया, और बाद में उसका गेट में हुआ, उसको मैथ मैंने बताया तो उसका रैंक बहुत अच्छा आया था, पिछली बार रैंक ठीक ठाक था उसका। अब इस बार भी दिया था, देखो क्या होता है। सर। बोलो। सर एक बार बताइए नाम, बीसी गुप्ता क्या बताइए आपने, एससी बुक का गुप्ता, नेम एक बार बताइए। एससी गुप्ता, बीके कपूर, मैं लिख देता हूँ। ओके सर। एससी, हाँ हाँ सर, लिख लिया मैंने। ओके एससी गुप्ता। सर, एक चीज और पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सर जैसे मैथमेटिक्स में एमएससी कर चुकी हूँ अभी, हाँ हाँ तो मैं क्या स्टैटिस्टिक्स से पीएचडी कर सकती हूँ, हाँ, मतलब श्योर अगर श्योर मेरा गेट। श्योर, मेरा दोस्त स्टैटिस्टिक्स से ही पीएचडी कर रहा है, पीएचडी करना है उसको। एक्चुअली मैथ में अच्छा अपॉर्चुनिटी का मीन्स, मैथ में थोड़ा सा प्रोफेसर परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए बच्चे मैथ नहीं करना चाहते। तुम स्टैट्स में श्योर, स्टैट्स में देखो, जब हम पीएचडी करने जाते हैं वहाँ पर हमें टॉपिक चूज करना पड़ता है कि तुम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करते हो, मशीन लर्निंग में रिसर्च करना चाहती हो, कि ऑपरेटर थ्योरी में रिसर्च करना चाहती हो, कि अब तुम स्टैट्स के भी वो टॉपिक तुम्हारे लिए खोलेगा, डेटा एनालिसिस में रिसर्च करना चाहते हो, कि मैथ के अदर टॉपिक है जैसे ओडी में है, पीडी में है, किस में रिसर्च करना चाहते हो, वो लोग तुम्हें टॉपिक देंगे। कोई कोई स्टैट्स का लड़का अच्छा मतलब बंदा भी मैथ में रिसर्च करता है, ऐसा नहीं, स्टैट्स के बंदे भी मैथ में रिसर्च करते हैं, और मैथ के बंदे स्टैट्स में रिसर्च करते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, मतलब इसमें इसके लिए गेट लेकिन हाँ स्टैटिस्टिक्स से हाँ क्वालिफाई करना जरूरी। लेकिन इसके लिए तुमको आईआईटी से मतलब पीएचडी करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब तुम उस कॉलेज से पीएचडी करना जिसपे स्टैट्स एंड मैथ कंबाइंड हो। अगर तुम प्योर मैथ में अच्छा चली गई किसी कॉलेज में, तो वहाँ वो स्टैट्स में रिसर्च नहीं करा सकते। डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोफेसर जो है वो स्टैट्स का प्रोफेसर है कि मैथ का प्रोफेसर है। आईआईटी रुड़की जाओगी मैथ स्टैट्स में रिसर्च मिल जाएगी, गुवाहाटी जाओगी स्टैट्स में, कानपुर जाओगी मिल जाएगा, बॉम्बे जाओगी मिल जाएगा, एंड कुछ अच्छा यूनिवर्सिटी हैं वहाँ भी मिल जाएगी, एनआईटी में मिल जाती हैं, एनआईटी भी कुछ है वहाँ मिल जाती हैं।
लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में इतना जानूंगा कि अगर तुम मैथ डिपार्टमेंट में गई हो तो वहाँ बहुत कम प्रोफेसर होते हैं ना जो रिसर्च कराएं स्टैट्स में, क्योंकि स्टैट्स और मैथ जहाँ अलग अलग है ना डिपार्टमेंट, जहाँ अलग अलग हाँ डिपार्टमेंट है जी, स्टैट्स एंड मैथ, हाँ वहाँ हाँ वहाँ पर तुम स्टैट्स में रिसर्च नहीं कर पाओगी, मैथ के थ्रू जाओगी ना तुम वहाँ। जी सर। हाँ तो वहाँ मैथ के थ्रू जाओगी तो स्टैट्स में रिसर्च मुश्किल होता है, वहाँ स्टैट्स के थ्रू ही तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ, मतलब तुम जब अप्लाई करना तो जैसे सी एस आई या नेट, तुम मैथ में सी एस आई या नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बोल देना मुझे स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट चूज करना, तुम स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में अपना इंटरव्यू देने जाना हम्म, बस। तो उसके लिए तुमको स्टैट्स के मतलब वो लोगों के लिए स्टैट्स में तुम्हें एक पर्पज ऑफ रिसर्च लिखना पड़ता है ना, तो पर्पज ऑफ रिसर्च में तुम्हें अपना टॉपिक वो करना हम्म, पड़ेगा कि किस टॉपिक में तुम रिसर्च करना चाहती हो, उसमें तुम्हें अच्छा। एक दो तो जब टॉपिक। हम टॉपिक चूज करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स बोल देंगे, हाँ स्टैटिस्टिक्स टॉपिक चूज करना, उसमें ऐसा तुम्हें ही? 500 वर्ड लिखने पड़ते हैं, पर्पज ऑफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है पर्पज ऑफ रिसर्च का, अच्छा, हाँ हाँ 500 हाँ। वर्ड लिखना पड़ेगा कि मैं इसमें रिसर्च करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, मतलब जो भी तुम्हें पूरा एक पर्पज ऑफ रिसर्च लिखना पड़ता है, उसमें टॉपिक देना पड़ता है, उसी उसी पर्पज ऑफ रिसर्च को वो खोलेगा, तुमसे उसी पे क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू। आईआईटी में होता है ये, मैं यूनिवर्सिटी का नहीं जानता, थोड़ा मैं यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता, आईआईटी में ही करना पड़ता है, आईआईटी टीआईएफआर जी आईएसआई सर। में करना पड़ता है इसे। जी सर, तो उसके लिए बस बस बेसिक को क्लियर होना चाहिए ना, स्टेट का। हाँ हाँ मतलब स्टैट्स का बेसिक क्लियर होना चाहिए, और तुम मैथ बैकग्राउंड के हो ना तो तुमसे इजी स्टैट्स पूछेंगे, मतलब तुम जैसे स्टैट्स में रिसर्च करना जी। चाहते हो और तुम्हारे जैसे तुम उसमें वहाँ रिज्यूमे अपना सबमिट करोगी प्लस एसओपी सबमिट करोगी और उसके बाद अपना मार्कशीट सबमिट करोगी, तो वो तुम्हारा सब्जेक्ट देखेगा कि तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन तुम जैसे बोलोगे कि स्टैट्स में करना चाहते हो तो स्टैट्स के वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे प्रोफेसर तुमसे, क्योंकि तुम्हारा वही नहीं रहा ना, सब्जेक्ट ही नहीं थे तो क्या, इसलिए वो इजी पूछते हैं, हम्म। इजी मतलब बहुत इजी पूछते सर हैं। खड़गपुर में अवेलेबल नहीं है, मतलब मैथ प्लस हाँ है? हाँ खड़गपुर में अवेलेबल है स्टैट्स में। अच्छा। मैंने कई आईआईटी के नाम, टॉप 7 में तो होगा ही होगा, टॉप 7 में आती है हाँ ना खड़गपुर, हाँ। तो टॉप 7 में तो होगा। जी सर। ठीक है ओके। ओके जी सर, थैंक यू। ओके।